Good morning, students. Today we will start the topic thunderstorm. Thunderstorm का मतलब होता है थंडर प्लस स्टॉर्म. यहाँ पर हम इसका मीनिंग समझने से पहले हम कुछ नेचुरल फिनोमिनॉन के बारे में पढ़ेंगे. जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जब अनइक्वल हीटिंग होने के कारण जो एयर का मूवमेंट होता है उसके कारण कई डिज़ास्टर आते हैं. तो आपने पढ़ा है कि जब थंडरस्टॉर्म स्पेशली कब डेवलप होता है, हॉट या ह्यूमिड एरियाज़ में. ठीक है, जैसे कि सबसे ज़्यादा इंडिया में, क्योंकि यहाँ पर हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं. तो थंडरस्टॉर्म का मतलब होता है एक बहुत तेज़ हवा का झोंका जो कि बहुत ही वायलेंट रहता है और साथ में थंडर और लाइटनिंग दोनों, यानी कि आवाज़ के साथ बिजली का कड़कना. ठीक है, थंडरस्टॉर्म कहलाता है. थंडरस्टॉर्म इज़ ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म, यानी कि जब इलेक्ट्रिकल चार्जेस की डिस्चार्जिंग होती है दो क्लाउड्स के बीच में, तो वो डिस्चार्जिंग इतनी ज़्यादा वायलेंट रहती है कि उसके साथ एक साउंड प्रोड्यूस होता है, जो कि हम पढ़ेंगे कैसे प्रोड्यूस होता है. ठीक है, बस उसी कंसेप्ट को जहाँ पर थंडर प्लस स्टॉर्म, यानी कि थंडर स्टॉर्म और जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जिंग के साथ साउंड प्रोड्यूस होना. ठीक है, नाउ थंडर स्टॉर्म की 3 कंडीशंस होती है. कौन कौन सी? मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर ड्रॉप्स, अनस्टेबल एयर मास, यानी कि कहीं पर एयर का जो मास है वो ज़्यादा है और कहीं पर एयर कम है. ठीक है, देन अ लिफ्टिंग फोर्स, यानी कि एक लिफ्ट यानी ऊपर उठने के लिए जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो. नाउ the sun heats the surface of the earth and the hot surface of the earth heats the air in contact with it, which we have already discussed in last lecture. How air gets heat and become a lighter and goes upward, and the warm air rise up and creating a low pressure area, and cool air rushes in to take its place in the form of strong wind. ठीक है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया है कि जब हॉट एयर यानी कि नॉर्मली कोई एयर है जब हीट गेन करती है अर्थ से, तो उस हीट को गेन करके वो वार्म हो जाती है और राइज अप होती है. देन उसकी जो पर्टिकुलर प्लेस है जो उसने छोड़ दी है, लीव कर दी है, उस प्लेस पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है और उस प्लेस को कवर कौन करता है? सराउंडिंग की कोल्ड एयर. ठीक है, तो इस तरह सराउंडिंग कोल्ड एयर जब बहुत फास्ट मूवमेंट कर कर उस प्लेस को कवर करने की कोशिश करती है, तो जिसके कारण विंड फ्लो होती है, जिसे हम कहेंगे एक स्ट्रॉन्ग विंड जनरेट होती है. नाउ अगर जो एयर है उसके अंदर मॉइस्चर हो, तो मॉइस्चर क्या होता है? कंडेंस, यानी कि छोटी छोटी वाटर ड्रॉप्स जमी हुई रहती है, बहुत छोटी छोटी, और जब ये ठंडी एयर के कांटेक्ट में आती है तो वो क्या बना लेती है? क्लाउड. यानी कि जब ये वार्म एयर है ऊपर की तरफ उठती है, तो इसके साथ आने वाली जो छोटी छोटी वाटर ड्रॉप है वो भी ऊपर की तरफ एयर के साथ चले जाता है, और वही छोटी छोटी ड्रॉप एयर के साथ ऊपर जाती हैं और ऊपर जाकर फ्रोज़न हो जाती है, जमने लग जाती है छोटी छोटी बूंदों के रूप में. बहुत छोटी बूंदें होती है, और जब ये आपस में कूल यानी ठंडी होने के बाद आपस में जॉइंट होती जाती है और जिससे क्लाउड बनाती हैं. ठीक है, अब हमें पता है कि जो हॉट एयर के साथ जो वाटर वेपर ऊपर गई है वो वाटर वेपर में हीट है. ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि जनरली जो वाटर बॉडीज़ होती है उस पर जैसे ही सनलाइट पड़ती है, हीट आती है, तो वो धीरे धीरे इवापोरेट होने लग जाता है वाटर. ठीक है, यानी कि वो वाटर हीट गेन करके एयर के साथ वेपर में चेंज हो जाता है, और जब वो हॉट एयर ऊपर की तरफ जाती है तो वो जो हॉट वेपर है वो भी ऊपर की तरफ जाती है. अब वही हॉट वेपर जिसने हीट गेन की थी वो हॉट वेपर ऊपर जाकर ठंडी होकर क्लाउड बनाने लग जाती है, और जो हीट उसने गेन की थी वो हीट एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करना शुरू कर देती है.
ठीक है। अब जैसे ये एटमॉस्फेयर में हीट रिलीज करना शुरू कर देगी तो ऊपर की सारी एयर वार्म हो जाएगी, क्लाउड के आसपास वाली एयर, क्योंकि जो वाटर ड्रॉप थी वो तो ठंडी होकर क्लाउड बन गई, लेकिन जो हीट उसने रिलीज़ की थी वो हीट उसके आसपास की दूसरी एयर को वार्म कर देती है एंड इसके कारण एक एयर कॉलम जनरेट होता है क्लाउड्स के साथ और एक प्रेशर डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। क्योंकि जो क्लाउड के अंदर वाली ड्रॉप्स है उसका प्रेशर कुछ और है और एक जो बाहर वाला है उसका प्रेशर कुछ और है, तो दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस आ जाता है। बाहर वार्म एयर है तो उसका लो प्रेशर एरिया बनेगा और अंदर जो ऑलरेडी कंडेंस्ड वाटर ड्रॉप्स है उसका जो एयर प्रेशर होता है वो कम होता है, सॉरी वहाँ पर हम ये कहेंगे ज़्यादा होगा और क्लाउड के बाहर कम होगा, ठीक है। नाउ इवेंचुअली जो रेन ड्रॉप्स होती हैं वो धीरे धीरे कंबाइन होकर हैवी हो जाती हैं और यही हैवी रेन ड्रॉप्स उस सबसे पहले जो क्लाउड के अंदर रहती है तो वो कोल्ड रहती है, ठंडी ठंडी बर्फ़ के रूप में जमी होती है और जब वो आसपास फैलने नीचे गिरने की तैयारी में होती है तो आसपास की जो वार्म एयर है वो उसे क्या कर देती है और वार्म करके उस आइस को मेल्ट करके वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं, ठीक है। और वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर कर रेन फॉल होता है क्योंकि वो पानी की बूंदें बन जाती हैं, ठीक है। और जो कॉलम जनरेट होता है हम ये कहेंगे जो एयर डिफरेंस के कारण जनरेट हुआ है वो ऊपर से बहुत ठंडा होता है और चारों तरफ फैला होता है। तो जो कॉलम के ऊपर का प्रेशर होता है वो हाई होता है क्योंकि वहाँ के जो क्लाउड्स है उसके अंदर जो वाटर ड्रॉप है वो बहुत ज़्यादा क्लोजली है और उनके बीच का प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। तो हमेशा कोल्ड एयर ही फ्लो होती है कहाँ पर, नीचे डाउनवर्ड, ठीक है। क्योंकि ऑटोमेटिकली आपको पता है कि एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो करती है, तो यहाँ पर क्लाउड के अंदर वाली एयर कैसी है, हाई प्रेशर वाली, और आसपास की जो वार्म एयर है वो लो प्रेशर वाली है, तो ऑटोमेटिकली क्लाउड के अंदर की ठंडी हवा रेन ड्रॉप के साथ ही नीचे की तरफ आती है। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ हॉट एयर एंड द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ कोल्ड एयर लीड्स टू अ स्टॉर्मी विंड्स, ठीक है। यानी कि आपको पता है कि जो वाटर थे उसने हीट गेन किया और एयर के साथ कंबाइन होकर वेपर बनाकर इवापरेट हो गया, तो इस तरह से हॉट एयर जो थी वो ऊपर की तरफ उठती है और आपने देखा कि क्लाउड में जाने के बाद जब वाटर ड्रॉप ठंडी हो गई तो उसने अपनी हीट रिलीज़ करके वो क्लाउड के अंदर जमना शुरू कर दिया, ठीक है। और जो हीट उसने आसपास रिलीज़ की थी वो उसकी क्लाउड के सराउंडिंग की एयर थी जो वार्म हो गई थी, ठीक है। तो अब एयर का मूवमेंट कैसा होगा, क्लाउड के अंदर से क्लाउड के आसपास हॉट एयर की तरफ, तो ऑटोमेटिकली क्लाउड के अंदर वाली जो हाई प्रेशर एयर होगी वो फैलने की कोशिश करेगी और वो नीचे की तरफ हॉट एयर की तरफ आने की कोशिश करेगी। इसलिए हम कहेंगे कि कोल्ड एयर का मूवमेंट नीचे की तरफ होता है डाउनवर्ड और हॉट एयर का ऊपर की तरफ होता है, और इस तरीके से बहुत तेज़ी से ये मूवमेंट होने के कारण एक स्टॉर्मी विंड जनरेट होती है, यानी कि तेज़ झोंका आना। स्टॉर्म मतलब हवा का तेज़ झोंका, ठीक है। तो बहुत फास्टली मूवमेंट होने के कारण हमने स्टॉर्म वर्ड यूज़ किया है, और ये हैवी रेन से कंप्लेंट हो जाती है, मतलब जब ये नीचे आती है तेज़ी से मूवमेंट होता है तो वो जो क्लाउड्स के अंदर की हवा जब बाहर की तरफ आती है, नीचे की तरफ आती है, तो वो अपने साथ क्लाउड में जमी हुई रेन ड्रॉप्स को भी साथ में लेकर आती है, और एयर के इतने फास्ट मूवमेंट के कारण वाटर ड्रॉप की स्पीड भी बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए हैवी रेन कहा गया है, और हैवी रेन के साथ साथ लाइटनिंग और थंडर भी होता है। इसी इवेंट को हम कहते हैं थंडर स्टॉर्म। नाउ हैज़ार्ड्स ऑफ थंडर स्टॉर्म, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, तो कई बार कई लोग मर जाते हैं, सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये नॉर्मली रेनफॉल नहीं है, ये बहुत हाई स्पीड या स्टॉर्मी विंड्स के कारण होने वाली बहुत हैवी रेन होती है, ठीक है। इसके कारण पेड़ अपनी जड़ों से उखड़ जाते हैं, इलेक्ट्रिक पोल गिर जाते हैं, ठीक है, और जो रूफ या बोल सकते हैं ना वो कच्चे घर जिसको बोलते हैं, ऐसी झोपड़ियाँ भी बहकर चली जाती हैं। नाउ हैवी रेन्स के कारण थंडर स्टॉर्म भी होता है, बहुत तेज़ी से बाढ़ भी आती है, और वाटर लॉगिंग की कंडीशन, जहाँ लो लाइंग एरिया है, जहाँ पानी जाम होने की संभावना है, वहाँ पर वाटर चौक भी, मतलब वो पाइपलाइंस वगैरह चौक हो जाती है और पानी भरने की समस्या भी
आ जाती है। अब क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए जब थंडर स्टॉर्म होता है? तो जब भी थंडर स्टॉर्म होगा यानी हवा के साथ तेज़ बारिश, तो हमेशा लाइटनिंग ज़रूर होती है यानी बिजली कड़कना। और लाइटनिंग क्या होती है? तो लाइटनिंग एक जायंट इलेक्ट्रिक स्पार्क है। जो आपने देखा होगा बारिश के टाइम पर जैसे ही लाइटनिंग होती है तो बादल की तरफ से, क्लाउड्स की तरफ से एक बहुत बड़ी स्पार्किंग होती है, बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक स्पार्किंग होती है जो हमारे घर में जो हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज़ कर रहे हैं, जो करंट आ रही है उससे भी काफ़ी गुना ज़्यादा बड़ी स्पार्किंग होती है। ठीक है, और यही लाइटनिंग क्लाउड से चलती हुई कहाँ ट्रैवल करती हुई आती है? अर्थ की तरफ बहुत स्पीड से ट्रैवल करती हुई आती है। ठीक है, और होता क्या है, ये जिस रास्ते को ट्रैवल करती हुई आती है इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है, आप ये समझ लीजिए यहाँ पर लिखा है मोर देन 4 टाइम्स टेम्परेचर ऑफ द सन, यानी सन का जो टेम्परेचर है उससे भी 4 गुना ज़्यादा इसका टेम्परेचर होता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी बड़ी स्पार्किंग होगी ये। ठीक है, तो ये स्पार्किंग जब होती है, जब ये स्पार्किंग क्लाउड से ट्रैवल करती हुई अर्थ की तरफ आती है तो बीच की सारी एयर क्या हो जाती है? वार्म हो जाती है। ठीक है, और इसीलिए बहुत डेंजरस होता है, ये आसपास की एयर को भी वार्म कर देता है, जिसके कारण जैसे ये लाइटनिंग है किसी एनिमल पर गिर जाए या कोई पर्सन इसके अंदर आ जाए तो सीधी डेथ ही होती है। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी थंडर स्टॉर्म हो रहा है तो अपने आप को लाइटनिंग से प्रोटेक्ट रखें, क्योंकि जहाँ थंडर स्टॉर्म हुआ है वहाँ लाइटनिंग तो होती है जनरली। नाउ क्या क्या करना चाहिए आपको अपने प्रिकॉशन रखने के लिए? तो यू शुड नॉट सिट नियर अ विंडो, आपको विंडो साइड नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, और किसी ओपन गैरेज के में नहीं बैठना चाहिए, मतलब आप खुले में ना बैठे। ठीक है, और मेटल की रूफ हो ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए, क्योंकि स्पार्किंग है यानी कि मेटल अच्छी कंडक्टर होती है तो स्पार्किंग को जल्दी अट्रैक्ट कर सकती है। तो जब जैसे ही लाइटनिंग होती है तो मेटल की रूफ वाले जो घर होते हैं वो आपके लिए सेफ नहीं हैं। नेक्स्ट, यू शुड नॉट टेक अ शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला की शेल्टर में नहीं रहना चाहिए, मतलब आप सोचिए कि लाइटनिंग हो रही है और मैं अम्ब्रेला लेकर चलता हूँ तो अम्ब्रेला से क्या होगा, उसकी जो रॉड होती है वो मेटल की होती है, तो लाइटनिंग के टाइम आप बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि मेटल गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों की। फिर इट इज़ सेफर टू बी अंडर श्रब और अ कलेक्शन ऑफ ट्रीज टू यूनिफॉर्म हाइट। अ सिंगल टॉल ट्री इज क्लोज टू द क्लाउड्स एंड दस मोर लाइकली टू बी हीट बाय द लाइटनिंग। अगर आप कहीं फंस गए हैं तो आप ऐसी जगह रुक सकते हैं जहाँ पर कई सारी झाड़ियाँ, श्रब्स मतलब एक जैसी हाइट के पेड़ पौधे लगे हो, उसके अंदर आप रह सकते हो, पर कभी भी अकेले लंबे ट्री के नीचे नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि जो टॉल ट्रीज़ होते हैं वो क्लाउड के बहुत क्लोज होते हैं, तो क्लाउड की जो सीधे लाइटनिंग आने वाली है वो उस ट्री तक पहुँच सकती है, जिससे आपको हार्म हो सकता है। लाइटनिंग के समय वाटर और मेटालिक ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट को अवॉइड करना चाहिए, और आपको किसी ऐसी शेल्टर के या बोल सकते हैं कि अंडरग्राउंड बने हुए घरों में रहना चाहिए, डिच ग्राउंड टाइप के। ठीक है, तो वहाँ पर आप सेफ रह सकते हैं। ठीक, फिर डू नॉट टेक अ शेल्टर इन अ हाई राइज बिल्डिंग, यानी ऊंची बिल्डिंग की छत पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि क्लाउड्स जो होते हैं वो बहुत ही क्लोज पास होते हैं बिल्डिंग के, और बिल्डिंग में लाइटिंग के इफेक्ट के कारण अगर पुरानी बिल्डिंग है तो क्रैक्स भी आ सकते हैं और गिरने के चांसेस भी होते हैं। बेस्ट प्लेस शेल्टर की क्या है? एक बस या कार है। क्यों? क्योंकि जब लाइटनिंग गिरती है तो कार की जो मेटल बॉडी है वो कैन कंडक्ट लाइटनिंग टू द अर्थ सेफली, क्योंकि आपको पता है कि कार की जो मेटल बॉडी है उससे कनेक्ट क्या होंगे, उसके टायर, जो कि एक वो है इंसुलेटर है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते, तो वो सारे चार्जेस को सीधा सीधा अर्थ के अंदर पहुंचा देंगे, जिसके कारण आप सेफ रह सकते हो। तो अगर लाइटनिंग के अफेक्ट में आ भी जाती है बस या कार, तो उसमें जो नीचे टायर है रबर के होते हैं, तो वो सारे चार्ज को अर्थ में ऑटोमेटिक पास कर देते हैं, उन पे इलेक्ट्रिसिटी का कोई इफेक्ट
नहीं पड़ता। बॉडी मेटेलिक है ना, तो बॉडी मेटेलिक होने के कारण चार्जेस को भी आसानी से पास कर देती है। नाउ टॉर्नेडो। टॉर्नेडो एक सेकेंड डिज़ास्टर है। ये भी बहुत वायलेंट होता है, डेंजरस होता है और रोटेटिंग कॉलम ऑफ विंड्स हैविंग अपीयरेंस ऑफ अ डार्क funnel shaped cloud extending from the sky to the ground। आपको पिक्चर से समझ में आ ही रहा होगा कि विंड से बना हुआ एक ऐसा फनल लाइक शेप होता है इसका, जो डायरेक्ट स्काई से जनरेट होता सीधा ग्राउंड पे आता है और एक फनल की तरह बना होता है और जो बहुत ही बड़ा होता है और जो इसके अंडर में आ जाए वो एयर के प्रेशर से डैमेज हो जाता है। मतलब ये अपने साथ साथ आने वाले पेड़ को, कार्स को, बिल्डिंग को, सबको डिस्ट्रक्ट कर देता है। ये फनल लाइक जो टॉर्नेडो होता है ये डस्ट पार्टिकल को, आसपास की एयर को अपनी तरफ खींचता है, तो उसके साथ साथ ये सारे डस्ट पार्टिकल, डेब्रीज और एवरीथिंग जिसके भी ये कांटेक्ट में आ जाए, इवन कोई पीपल है और कोई एनिमल्स है, अगर वो भी इसके कांटेक्ट में आ जाए तो ये भी उसको अंदर की तरफ खींच लेगा। ठीक है, और खींचता खींचता कहाँ ले जाएगा, ऊपर टॉप तक ले जाएगा और ये रोटेट ही करता रहेगा। एक वायलेंट टॉर्नेडो कैन ट्रैवल, अब देखो इसकी स्पीड कितनी होती है, वो 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है, यानी बहुत फास्ट ट्रैवल करता है। एंड मोस्ट ऑफ द टॉर्नेडोज आर वीक, जनरली सारे वीक होते हैं, बट कुछ कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी आ जाते हैं। और स्पेशली हमारी कंट्री में टॉर्नेडोज ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं आते, पर जहाँ पर भी ये डेजर्ट वाला इलाका है या जहाँ पर भी खुला एरिया है वहाँ पर टॉर्नेडो आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। इफ़ यू एवर स्ट्रक इनसाइड योर हाउस ड्यूरिंग अ टॉर्नेडो देन फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन। अभी हमने पढ़ा कि टॉर्नेडो के कॉन्टेक्ट में जो कुछ भी आता है वो ईजीली डिस्ट्रक्ट हो जाता है, टूट जाता है, डैमेज हो जाता है और इवन लोग कोई पीपल हो या एनिमल्स हो तो उनकी डेथ भी हो जाती है। तो यहाँ पर ये कि अगर आप घर के अंदर है और टॉर्नेडो आपके घर से स्ट्रक करने की थोड़े चांसेस हैं कि आपकी तरफ आ रहा है, तो आप क्या करोगे? तो आपको शेल्टर रूम के अंदर, कोई भी अंडरग्राउंड रूम बना हुआ है घर के अंदर तो आपको वहाँ चले जाना चाहिए। ठीक है, और कोई ऐसे रूम में भी जा सकते हो जहाँ पर कोई विंडो नहीं हो। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं कि टॉर्नेडो शेल्टर। ठीक है, नाउ सेकेंड, यू कैन ऑल्सो शट विंडो, यानी आपको खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद कर देना चाहिए और टेबल के नीचे जाकर बैठ जाना चाहिए। जैसे ही ये पास होगा आपसे तो ये ऊपर की तरफ से निकल जाएगा। ठीक है, यू शुड बो डाउन ऑन द नीज प्रोटेक्टिंग हेड एंड नेक यूजिंग आर्म्स। और आपको कहीं भी छुपने की जगह ना मिले तो आपको ये जो पोजीशन दिखाई गई है उस तरीके से पोजीशन से बैठ जाना चाहिए, ताकि ये जितना आप अर्थ से कांटेक्ट में रहेंगे उतना आप कम से कम इफ़ेक्ट होगा। और अगर ये तेज़ एयर के प्रेशर में अगर आप आ गए तो उससे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप इस तरह की पोजीशन बनाकर बैठ जाइए जिससे आप उसके कांटेक्ट में ना आए। थर्ड डिज़ास्टर है साइक्लोन। साइक्लोन एक ग्रीक वर्ड साइक्लोस से डिराइव किया गया है। साइक्लोस का मतलब होता है कॉइल ऑफ स्नैक। जैसे वो स्नैक होते हैं ना, गोल गोल घुमा कर बैठते हैं, पूरी तरह से कॉइल बना कर बैठते हैं, तो उसको हम साइक्लोस कहते हैं और उसी से इसका नाम निकला है साइक्लोन। एक बहुत ही बड़ा स्टॉर्म है ये, जिसके कारण बहुत तेज़ी से हाई स्पीड विंड ब्लो करती है अराउंड द सेंट्रल एरिया, यानी आसपास की एयर बहुत तेज़ी से मूव करती हुई कहाँ की ओर जाती है, इसी के सेंटर एरिया की तरफ जाती है। स्पेशली ये कहाँ से जनरेट होते हैं? ओशियन से। ठीक है, वाटर बॉडीज से। जैसे ये मैंने आपको बताया ना कि जहाँ ओपन एरियाज हैं वहाँ पर जनरेट होते हैं, वैसे ये वाटर बॉडीज़ में देखिए आप इस तरह के साइक्लोन्स जनरेट होते हैं। ये दिख रहा है आसपास बहुत तेज़ी से जो हाई प्रेशर विंड है वो अंदर की तरफ जाती जा रही है और बीच वाला एरिया है लो प्रेशर एरिया, तो ये अपने आसपास की तेज़ी से आने वाली सारी विंड्स को अंदर की तरफ खींचता है। इस विंड्स के साथ साथ ये वाटर को भी अंदर की तरफ खींचने लग जाता है। ठीक है, और ये कहलाता है इसकी आई मतलब आँख। अब साइक्लोन फॉर्मेशन पढ़ते हैं। साइक्लोन फॉर्मेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसके लिए आपको सबसे पहले विंड के बारे में समझना पड़ेगा, यानी कि कुछ ऐसे फैक्टर जैसे कि विंड स्पीड,
विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इन सभी का रोल होता है साइक्लोन को जनरेट करने में। ठीक है, यानी साइक्लोन जनरेट तब होता है, कब कब, जब एक विंड स्पीड अफेक्ट करे, विंड की डायरेक्शन या टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी। नाउ देखिए, सन हीट्स द सरफेस ऑफ ओशन वाटर एंड द वार्म वाटर इज टर्न हीट्स एयर अबव इट and this causes a low pressure on a vast area of the ocean, and due to low pressure the moist air from the ocean surface began to rise rapidly। अब देखिए होता क्या है कि सन हीट से ये वाटर वार्म हो चुका है और ये हीट रिलीज़ करेगा तो इसके ऊपर की जो एयर है ये भी कैसी हो चुकी है, वार्म। अब ये जो वार्म एयर है ये ऊपर की तरफ उठती जाती है और जहाँ पर ये वार्म एयर ज़्यादा कलेक्ट हो जाती है तो वो एरिया लो प्रेशर एरिया बन जाता है। अब लो प्रेशर एरिया हो जाएगा तो क्या होगा, आसपास जो कोल्ड विंड है वो सब हाई प्रेशर एरिया कहलाएगी। ठीक है, तो लो प्रेशर एरिया जनरेट, वास्ट एरिया मतलब एक बड़ा एरिया जनरेट हो जाएगा लो प्रेशर का। छोटा मोटा होता है तो विंड फ्लो कर जाती है और उसको बैलेंस कर लेती है, यानी कि कोल्ड विंड उस लो प्रेशर एरिया की तरफ जाती है और उसको बैलेंस कर लेती है। पर ये बहुत बड़ा लो प्रेशर एरिया जनरेट हो जाता है तो फिर क्या होता है, आसपास की कोल्ड विंड इतनी तेज़ी से उसको रिकवर करती है, उतनी तेज़ी से उस लो प्रेशर एरिया को कवर करती है कि हाई प्रेशर विंड का मूवमेंट लो प्रेशर विंड की तरफ होता है और बहुत ही फास्ट मूवमेंट के कारण साइक्लोन जनरेट होता है। ठीक है, अब होता क्या है, आसपास की जो मोइस्ट एयर है ओशियन के साथ साथ, अब ये जो लो प्रेशर एरिया जनरेट हुआ है तो इधर की जो कोल्ड एयर है जिसके साथ और भी वाटर ड्रॉप्स मिली हुई है तो वो तेज़ी से इसकी तरफ आती है, क्योंकि ये सब हाई प्रेशर है और अंदर वाला लो है तो एयर हमेशा हाई से लो की तरफ मूव करेगी। तो ये इतनी तेज़ी से चारों तरफ से अंदर आती है कि अपने साथ साथ मॉइस्ट एयर को, जो कि ओशियन से छोटी छोटी वाटर ड्रॉप्स होती है इसकी सरफेस पर, वो भी लेकर अंदर की तरफ आ जाती है और इतनी रैपिडली तेज़ी से बढ़ती है कि साइक्लोन जनरेट होता है और एक विंड यानी कि स्टॉर्मी विंड जनरेट होती है और ये इस तरह से स्पाइरल शेप में रोटेट होती है। नाउ एज द वार्म एंड मॉइस्ट एयर राइज अप इन द एटमोसफियर। ठीक है, अब जैसे जैसे ये जो मॉइस्ट एयर है, नमी वाली एयर है, ये भी वार्म होती जाती है, जैसे इसके कांटेक्ट में आई तो ये भी क्या होती जा रही है, एटमॉस्फेयर से वार्म होती जा रही है, गर्म होती जा रही है और गर्म होगी तो ये ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देगी और इट गेट्स कूल डाउन एंड वाटर। अब ये क्या होता है, ऊपर जाएगी तो ठंडी हो जाएगी और जो वाटर वेपर होती है, ठीक है, वो जम जाती है एंड वो क्लाउड बना लेती है जिसको हम थंडर क्लाउड भी बोलते हैं। व्हेन वाटर वेपर कंडेंस एंड हीट इज़ रिलीज्ड, मतलब ये जो हॉट वाटर मैंने आपको बताया ये ऊपर चलता जाता है और धीरे धीरे कोल्ड एयर इसकी जगह लेती जाती है और ये जो हॉट एयर थी ये अपनी हीट को रिलीज़ करके ऊपर जाकर ठंडी होकर क्लाउड बना लेती है। द हीट रिलीज बाय द कंडेंस्ड ऑफ द वाटर वेपर इज इन द एटमोसफियर वार्म द एयर अराउंड। अब क्या होगा, इसने ये जो ऊपर लो प्रेशर वाली एयर गई थी इसने क्या किया है, आसपास की कोल्ड एयर इसकी जगह आने की कोशिश करती है, यानी तेज़ी से हवा चलनी शुरू हो गई। अब ये क्या करती है, कोल्ड एयर जैसे यहाँ पहुँचेगी और ये हॉट एयर तो ऊपर जाती जा रही है और कोल्ड एयर उसकी जगह को कवर करती जा रही है। देखो यहाँ से कोल्ड एयर ने जगह कवर की तो हॉट एयर और ऊपर चली गई, फिर आसपास की कोल्ड एयर यहाँ आई तो हॉट एयर और ऊपर चली गई। तो हॉट एयर जब ऊपर जाती जाएगी तो ऊपर जाकर ठंडी होकर जितनी भी हीट उसने गेन की थी वो सब रिलीज़ कर देगी और जैसे ही हीट रिलीज़ कर देगी तो क्या होगा, हीट रिलीज़ करने से वो जो खुद वाटर वेपर जो ऊपर गई थी वो धीरे धीरे जमकर क्लाउड बना लेगी, पर जो हीट उसने सराउंडिंग में रिलीज़ की थी उससे जो दूसरी एयर है आसपास की वो वार्म हो जाती है। ठीक है, और एटमॉस्फेयर की बची हुई एयर को भी वार्म कर देती है और ये वार्म एयर धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठती है एटमॉस्फेयर में और लो प्रेशर एरिया बनाती है और इस लो प्रेशर एरिया को अगेन कौन कवर करता है, आसपास की कोल्ड एयर। तो इस तरह से एक स्पाइरल शेप में चलता जाता है, हॉट एयर ऊपर की तरफ जाती जाती है और कोल्ड एयर उसकी जगह को कवर करती जाती है। अब जो मोर एयर रशेज टू द सेंटर ऑफ द स्टोम, और इस तरीके से ज़्यादा एयर कहाँ की तरफ भागती है, सेंटर की तरफ। अब ये उठता जाएगा ऐसे और सारी कोल्ड एयर की जो मूवमेंट है वो सेंटर की तरफ होता रहेगा। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं, ये साइकिल रिपीटेड होती रहती है। अब the chain of events ends with the formation of very low pressure system with very high speed winds revolving around it। यानी कि ये एक ऐसा सिस्टम बन गया कि बीच बीच में वार्म एयर ऊपर उठती जा रही है, यानी बीच बीच में लो प्रेशर एरिया है और आसपास में कोल्ड एयर उसकी जगह कवर करती जा रही है, जिसको हम कहते हैं हाई प्रेशर एरिया। ठीक है, तो एक ऐसा रीजन बन जाता है जिसके बीच में लो प्रेशर एरिया है और आसपास हाई प्रेशर एरिया है। ठीक है, तो इसमें वेदर कंडीशन
consisting of system of high speed wind revolving around a central area of very low speed लो प्रेशर इज कॉल्ड साइक्लोन। यानी कि हम ये कहेंगे कि जो वेदर कंडीशन है उन्होंने उनके अकॉर्डिंग एक ऐसी वेदर कंडीशन के अंदर एक ऐसी सिस्टम जहाँ पर हाई स्पीड विंड तो चारों तरफ ही आसपास घूमती रहे, किसके, लो प्रेशर विंड के या एरिया के, जिसको हम सेंट्रल एरिया कहते हैं उसे हम साइक्लोन कहते हैं इस तरह की कंडीशन को। ठीक है, और ये जो लो प्रेशर एरिया जो सेंटर में होता है इसे हम कहते हैं आई ऑफ द साइक्लोन। इसका नाम है EYE। ये एक आँख की तरह नज़र आता है इसलिए इसको साइक्लोन की आई कहते हैं। तो याद रखिएगा साइक्लोन की जो आई है उसका कैसा एरिया होता है, लो प्रेशर एरिया होता है। ठीक है, वंस अ साइक्लोन इज फॉर्म्ड इट बिगिन टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ ओशियन। अब ये एक बार जनरेट हो गया तो पूरे ओशन की सरफेस पे ये बहुत तेज़ी से चलता रहता है। एज द साइक्लोन रीचेज द लैंड, मतलब किस स्पीड से चलता है पहले ये देखिए, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। और साइक्लोन नीड्स अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वार्म एंड मॉइस्ट एयर, मतलब साइक्लोन के अंदर लगातार वार्म एयर और मॉइस्ट एयर मिलती जाए तो ये साइक्लोन हमेशा चलता रहता है। ठीक है, जैसे ही साइक्लोन चलता चलता वाटर बॉडी से कहाँ आ जाता है, लैंड वाले इलाके में आ जाता है या अर्थ सरफेस पर आ जाता है, लैंड पर आ जाता है, तो जो वार्म और मॉइस्ट एयर का सप्लाई है वो ऑटोमेटिकली रुक जाता है और उस जगह साइक्लोन ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है। जब तक वाटर में है तब तक ये फ्लो होता रहेगा। इंडिया हैज़ अ लार्ज कोस्ट लाइन विच मेक्स इट वल्नरेबल टू साइक्लोन्स and both in terms of intensity and frequency of the cyclones, and east coast of India, especially the coast of Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu are more vulnerable of cyclones। यानी ये वाले इलाकों में सबसे ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं। ठीक है, ये आपको दिखाया। इन सदर्न हेमिस्फीयर दिस ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आर कॉल्ड साइक्लोन्स। याद रखिएगा, सदर्न साइड में, साउथ साइड में, यानी कि हाफ पोर्शन अगर देखा जाए अर्थ का नीचे वाला, सदर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो वहाँ पर ट्रॉपिकल स्टॉर्म को क्या कहते हैं, इस तरह को साइक्लोन्स कहते हैं। बट अमेरिकन कॉन्टिनेंट में क्या कहेंगे, हरिकेन्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जबकि फिलीपींस की बात करें और जापान की बात करते हैं तो उसे टाइफून कहते हैं। यानी ये हरिकेन्स, टाइफून इन्हीं के नाम होते हैं साइक्लोन की। डिस्ट्रक्शन कॉजेज बाय साइक्लोन, साइक्लोन से क्या क्या डिस्ट्रक्शन होता है, तो वेरी सिंपल है। जब ये तेज स्टॉर्मिंग विंड जैसे ही हाउस वगैरह डैमेज कर देती है, क्योंकि ये जैसे ही मूव करती हुई लैंड पर आती है तो लैंड पर आते आते एकदम स्टॉप नहीं होती। इस विंड का जो प्रेशर होता है वो कोस्टल एरिया में बने हुए हाउस वगैरह वो सब डिस्ट्रक्ट कर देता है। इलेक्ट्रिक पोल्स, इंडस्ट्री, इन स्कूल, हॉस्पिटल, जो भी कोस्ट लाइन एरिया के नियरर जो बसा हुआ टाउन है उस पूरे को डिस्ट्रक्ट कर देता है, प्रॉपर्टी लॉस होता है। दूसरा है ये फास्ट मूविंग वाटर फ्लो जो होता है उसके कारण ओशियन से बहुत सारा वाटर कहाँ आ जाता है, वो लैंड पार्ट पर आ जाता है। और अचानक वाटर के इतने हाई प्रेशर के साथ आने के कारण होता क्या है, रोड्स वगैरह, रेलवे ट्रैक्स, ये सब पानी से भर जाते हैं और डैमेज भी हो जाते हैं। सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है, बहुत सारी सॉइल बह जाती है, रूट से मतलब अपरूट हो जाते हैं ट्रीज। ठीक है, और कई बार तो बाढ़ जैसी कंडीशन भी आ जाती है। ठीक है, और कंटिन्यू हैवी रेन्स के कारण, मतलब साइक्लोन के कारण कभी कभी कंटिन्यूस रेन भी आने की, क्योंकि वाटर ड्रॉप को या प्रेशर से हवा को उस तरफ खींच के ला रहा है, जिसके कारण मानसून जनरेट होने के चांसेस भी रहते हैं, जिसके कारण बाढ़ भी आ जाती है। और फ्लड के कारण पूरा ड्रिंकिंग वाटर पॉल्यूट हो जाता है, सारे सोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, और वाटर बॉर्न डिसीज़ भी, यानी पानी के भरे रहने के कारण वाटर बॉर्न डिसीज़ भी होती है, जैसे टाइफाइड है, डिसेंट्री है। साइक्लोन कॉजेज सिवियर ब्रेक डाउन इन द कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि आप जानते हैं। नाउ इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स अगेंस्ट द साइक्लोन, साइक्लोन को मेज़र करने के लिए, मतलब हम ये कह सकते हैं कि बचने के लिए हमें क्या क्या सेफ्टी यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट के थ्रू पीपल को बता दिया जाता है कि किस एरिया में साइक्लोन के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो पहले से प्रिडिक्शन लगा लिए जाते हैं उसमें विंड स्पीड को देखते हुए। नाउ इफ़िशिएंट साइक्लोन जो होता है वो फॉरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस मस्ट बी एस्टैब्लिश, मतलब जैसे ही साइक्लोन की कंडीशन होती है तो वो एस्टैब्लिश की जानी चाहिए, जो कि हमारी गवर्नमेंट करती है। रैपिड कम्युनिकेशन वार्निंग दी जानी चाहिए,
गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू, पोर्ट्स के या फिशरमैनशिप, ठीक है, या जनरल पब्लिक सर्विस, जो भी कोस्ट लाइन एरिया में वर्क कर रहे हैं, या इंडस्ट्री हो, चाहे घर हो, चाहे सिटी आसपास की, तो वहाँ पर सभी जगह रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर सबके थ्रू इफेक्टिव वार्निंग दे दी जानी चाहिए ताकि लोग पहले से अलर्ट हो जाएं। तीसरा है गवर्नमेंट व्हीकल, जैसे कि अनाउंसमेंट होते रहते हैं बसेस या ट्रक्स में, ठीक है, वो अनाउंसमेंट होते रहना चाहिए ताकि जो लोग इससे अवेयर नहीं है उन्हें भी पता चल जाए और अपने आप को जल्दी से जल्दी सेव कर लें। एक्शन ऑफ पार्ट ऑफ द पीपल बिफोर अ साइक्लोन हिट्स देयर एरिया। अब साइक्लोन के टकराने से पहले उन्हें क्या क्या एक्शन लेनी चाहिए। उन्हें वार्निंग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, यानी मौसम विभाग से आने वाली सारी जानकारी टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर पर जो उन्हें मिलती है उसे उन्हें सीरियसली लेना चाहिए। उन्हें अपने हिसाब से कोई नेसेसरी अरेंजमेंट करना चाहिए जो कि उस एरिया से थोड़ा सा दूर हो, जैसे कि एसेंशियली हाउस होल्ड गुड हो, ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल हो, व्हीकल हो, जो वो एक सेफ प्लेस पर जा सके। अवॉइड ड्राइविंग ऑन द रोड्स थ्रू अ स्टैंडिंग वाटर एज रोड्स गेट डैमेज ड्यू टू फ्लड्स। और जो पहले से फ्लड से डैमेज हो चुके हैं उस रोड पर हमें गाड़ियाँ नहीं चलानी चाहिए। कीप रेडी द फ़ोन नंबर्स टू ऑल इमरजेंसी सर्विस लाइक अ पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड मेडिकल सेंटर। सारे नंबर हमारे पास होने चाहिए और कॉल भी करना चाहिए। स्टोर इनफ ड्रिंकिंग वाटर, फूड, क्लोथिंग, ब्लैंकेट्स एंड फर्स्ट एड किट, यानी आपको अपने पास पीने का पानी, ठीक है, खाना, कपड़े, ब्लैंकेट और मेडिकल किट्स भी, फर्स्ट एड किट भी होना चाहिए। प्रिकॉशन टू बी टेकन आफ्टर द साइक्लोन। साइक्लोन आ जाए उसके बाद, मतलब एरिया से पहले, एरिया को हिट करे उससे पहले क्या प्रिकॉशन है और अब हिट करने के बाद क्या प्रिकॉशन है। तो आपको ड्रिंकिंग वाटर जो रहता है वो कंटामिनेट यानी इकट्ठा किया हुआ बाढ़ के पानी वाला कोई पानी ऐसा नहीं पीना चाहिए क्योंकि उसमें कई सारी वाटरबॉर्न डिसीज हैं, ठीक है। सिर्फ हमें क्लीन वाटर ही पीना चाहिए जो इमरजेंसी के टाइम स्टोर किया गया था। नेक्स्ट, हमें किसी गीले इलेक्ट्रिकल स्विचेस या वायर या अप्लायंसेस को टच नहीं करना चाहिए। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का यूज़ भी नहीं करना चाहिए। नाउ डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर अ सेक ऑफ फंड्स, यानी कि अननेसेसरी में बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। और टेलीविज़न वगैरह हमें देखते रहना चाहिए ताकि हमें आसपास की कंडीशन का पता चले। साथ में रेडियो भी सुनते रहना चाहिए। डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड्स, मतलब अननेसेसरी आप किसी रेस्क्यू यानी बचाव दल को परेशान ना करें कि हमें ये चीज़ चाहिए या वो चीज़ चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी आपकी लाइफ को सेव करे वही आपके लिए बहुत है। कोऑपरेट एंड हेल्प यूर नेबर्स एंड फ्रेंड्स, आपके आसपास कोई नेबर फ्रेंड्स है, फंसे हैं या किसी और की मदद कर रहे हैं तो आपको भी उनके साथ उनकी हेल्प करना चाहिए। रूमर्स नहीं फैलाना चाहिए, अफवाहें नहीं फैलाना चाहिए। एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ साइक्लोन फोरकास्टिंग एंड वार्निंग, तो देखो इंडियन मेट्रोलॉजिकल सेंटर जो होता है वो आजकल एक एडवांस टेक्नोलॉजी के यूज़ करता है जिससे कि वो पहले से सैटेलाइट और रेडार के थ्रू साइक्लोन के आने की फोरकास्टिंग और वार्निंग कर सकें। तो वो साइक्लोन की वार्निंग रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर उसके थ्रू कर देते हैं। और स्पेशली फर्स्ट एड क्या होती है वार्निंग की, साइक्लोन अलर्ट कहलाती है, जिसे आप साइक्लोन वॉच भी कहते हो, जो 48 आवर्स से पहले दी जाती है साइक्लोन हीट करने के। सेकेंड वार्निंग होती है जिसको हम साइक्लोन वार्निंग ही कहते हैं, जो इशू की जाती है 24 आवर्स बिफोर एडवांस में, ठीक है, जो कि सफिशिएंट होती है किसी भी पीपल के एक प्लेस से दूसरे प्लेस, सेफ प्लेस की तरफ मूव करने के लिए, ठीक है। और वो इतने में अपने फूड, वाटर सभी का अरेंजमेंट भी कर सकता है। देन ये जो साइक्लोन वार्निंग का मैसेज ब्रॉडकास्ट किया जाता है वो हर 1 और आधे घंटे में किया जाता है सारे कोस्टल लाइन एरिया में। तो यहाँ पर कई नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी कोऑपरेट करते हैं और मॉनिटर करते रहते हैं कि साइक्लोन जनरेट कब होगा, कैसे होगा और किस एरिया को हमें सेव करना ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।